हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। अगर आप बनारस यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस टेस्ट 2023 देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बनारस यूनिवर्सिटी पिछले साल जो है अपना सीवीईटी के थ्रू उन्होंने अपना एग्जाम कंडक्ट करवाया था, जिसकी एग्जाम एनटीए के द्वारा करवाई गई थी। अब जो है इस साल से दिल्ली यूनिवर्सिटी भी अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन सीवीईटी के थ्रू ही करवाने जा रही है, लेकिन अभी तक उसका सिलेबस क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन बनारस यूनिवर्सिटी का सिलेबस क्लियर है। अगर किसी भी तरह का अपडेशन होता है तो आप हमारे चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहां से आपको हर एक जानकारी बनारस यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ एंड टेस्ट से रिलेटेड हर एक नोटिफिकेशन यहां से आपको दिया जाएगा। आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, तो आज के वीडियो में बनारस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हर एक चीज, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसका फी स्ट्रक्चर क्या है, इसमें सीट्स कितने हैं, हॉस्टल फैसिलिटी क्या है, एग्जाम के पैटर्न क्या है, इसके डिटेल सिलेबस के बारे में बात करेंगे, आपको क्या क्या पढ़ना होगा, इसके मोड ऑफ क्वेश्चन पेपर, इसके मार्किंग स्कीम क्या, और साथ ही साथ हम लोग कट ऑफ के बारे में इसको देखेंगे, इसका कट ऑफ क्या है। ठीक है, तो सारा चीज जानकारी आपको इस वीडियो से मिल जाएगा। यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको बनारस यूनिवर्सिटी के बारे में किसी भी और भी एक्स्ट्रा जानकारी की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि क्या हम उसके लिए एलिजिबल है कि नहीं। तो बनारस यूनिवर्सिटी में अगर सिंपल तरीके से मैं अगर समझाना चाहूं तो यहां पर पढ़ सकते हैं, जो इसके बनारस यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से इसको मैंने उठाया है और आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। लेकिन मोटा मोटी अगर मैं आपको स्पष्ट रूप से समझाना चाहूं तो अगर आप यूजी या फिर पीजी कोई भी अगर किए हुए हो जिसमें आपका मिनिमम 50% अगर मार्क्स लेकर आते हैं ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो आप बनारस यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए आप एलिजिबल होंगे। साथ ही साथ एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि अगर आप डिस्टेंस से किए हैं, एनआईओएस से किए हैं या फिर एनओयू से किए हैं या फिर इग्नू से किए हैं ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, तो ऐसे सिचुएशन में आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आप ग्रेजुएशन अगर रेगुलर से भी करते हैं तो आप एलिजिबल हो सकते हैं, लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन जो है अगर डिस्टेंस कोर्स से करते हैं तो आप बनारस यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस टेस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा, सारे के एक पॉइंट को बहुत डिटेल में मैं समझाने वाला हूं। अब बात करता हूं सीट्स के ऊपर। ये चीज बहुत ही अलग तरीके से मैं जानकारी दूंगा आपको सीट्स के ऊपर। देखो, बनारस यूनिवर्सिटी एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जिसका पेपर पैटर्न की बात किया जाए, इसका जो पेपर पैटर्न होता है वो शुरू से, ठीक है, आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से एसएससी पैटर्न पे इसका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। बीच में इसके पेपर पैटर्न को चेंज भी किया गया था, लेकिन फिर से पिछले साल भी जो पेपर्स हुआ बिल्कुल एसएससी पैटर्न के बेस्ट ही क्वेश्चन पेपर था, इसलिए इसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं। देखो, इसमें जो सीट्स है, वैसे तो सीट्स अगर एलएलबी के लिए बात किया जाए तो मेन कैंपस में 286 सीट्स है। ठीक है, तो जैसा कि आपको बता दूं कि बनारस यूनिवर्सिटी का एक दो और कैंपस है। एक तो आपको आरजीएससी के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है राजीव गांधी साउथ कैंपस, वो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है। और ये आपको मेन कैंपस जो है वाराणसी लंका में उपलब्ध है। तो इसमें टोटल जो सीट्स है 286 सीट्स है, लेकिन हर साल ये जो एडमिशन होता है ये 325 के आसपास हो जाता है। ठीक है, 325 प्लस टोटल 325 से अगर 350 तक ये लोग एडमिशन कराते हैं। और इसके पीछे का जो मेन रीजन ये है कि 286 सीट होने के बावजूद होता क्या था कि हर एक साल बच्चे क्या करते थे, जो भी एसएससी पैटर्न वाले होते थे वो कहीं ना कहीं अपने एग्जाम को क्लियर करके वो यूनिवर्सिटी को छोड़कर चले जाते थे, जिसके कारण से बनारस यूनिवर्सिटी में हर एक साल ऐसा देखने को मिला है कि वहां पर जो सीट्स जो है वैकेंट हो जाती थी। ठीक है, थर्ड ईयर होते होते पूरे सीट्स को कुछ ना कुछ सीट्स 10% के आसपास सीट्स वैकेंट हो जाते थे। और इस चीज को फुलफिलमेंट करने के लिए इसमें टोटल जो है एसएससी पैटर्न का जो क्वेश्चन पेपर के होने के बावजूद इसमें 325 से 350 सीट्स को लिया जाता है। इसमें इंप्लॉय वार्ड भी अवेलेबल है। ठीक है, इंप्लॉय वार्ड हो गया, इसके अलावा आपको स्पोर्ट्स कोटा, एवरीथिंग सारी चीज जोड़कर 350 की मैं बात कर रहा हूं। 325 से 350 ये उनके ऊपर डिपेंडेंट होता है कि वो कितना आपको एडमिशन ले सकते हैं। इसलिए जो भ्रम में फैले हुए हैं कि 286 सीट्स है, ये गलत बात है। 286 तो सिर्फ देखने के लिए है, लेकिन ये लोग 325 टू 350 के आसपास इन्होंने एडमिशन लेते हैं। चलिए आगे बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। ठीक है, आपको एवरीथिंग अगर इसका पीडीएफ अगर आप बोलोगे तो कमेंट करना, मैं इसके पीडीएफ जो है इसका लिंक, पीडीएफ का जो लिंक है वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में इसको पिन अप करवा दूंगा, वहां से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले ये बता दूं कि एग्जाम पैटर्न क्या है।
देखो एग्जाम पैटर्न की बात करें तो बनारस यूनिवर्सिटी जो है वो सीवीईटी के थ्रू होता है, ये मैं पहले बता चुका हूं। और इसके लिए जो क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वो PGQP40, यानी कि जब आप सीवीटी का जो फॉर्म भरेंगे, जब आप सीवीटी का फॉर्म भरेंगे तो आपको PGQP, ठीक है, PGQP40 को ही आपको चूज करना है। अगर आप PGQP40 चूज नहीं करते तो आप बनारस यूनिवर्सिटी के लॉ एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे, कोई और आप पेपर देकर आ जाएंगे। इसलिए बहुत ध्यान से समझना कि PGQP40 ही आपको चूज करना है। अभी तक आज की वीडियो बनाने तक कोई भी इस तरह का अपडेशन अगर आएगी तो आगे मैं अपडेट करूंगा। फिलहाल आपको इसी बेस पे आपको प्रिपरेशन आगे करना है और इसी को दिमाग में लेकर आगे तैयारी करना है। रही बात कि अब कुछ बच्चे ऐसे सोचकर तैयारी कर रहे होंगे कि अभी तक इस साल का जो है बनारस यूनिवर्सिटी या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी का पैटर्न के बारे में क्लियर नहीं है, तो हम लोग तैयारी करेंगे कब। तो बता दूं कि ये जो सीवीटी का जो फॉर्म आने वाला है वो फरवरी के लास्ट वीक में आने वाला है। तो हो सके फरवरी में ही आसपास वो लोग फिर से अपना 2023 का पूरा ब्रोच्योर आपको फिर से वो अपलोड करे। तब तक क्या स्टूडेंट्स बैठे रह सकते हैं क्या? तब तक वो अपना प्रिपरेशन कैसे करें? उसके बाद उनके पास समय 2 महीना बचेगा। तो इसलिए अभी आपको इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करना है और इसी के माइंड सेट लेकर आपको आगे बढ़ना होगा। चलिए इसमें जो बता दूं कि इसमें टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और 100 क्वेश्चन में आपको इंग्लिश यानी लैंग्वेज है, लैंग्वेज में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा, उसमें से आपको चूज करना होगा आइदर और इंग्लिश या हिंदी। इसके अलावा आपको जनरल नॉलेज, कंप्यूटर बेसिक्स, जनरल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग, इसके पूरे डिटेल सिलेबस के बारे में इसी वीडियो में आपको आगे बताने वाला हूं। इसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए, एकदम डिटेल सिलेबस एक एक चीज बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है। अब बात करता हूं फी स्ट्रक्चर। तो बनारस यूनिवर्सिटी एक ऐसा कॉलेज है जो बहुत ही कम फी पे इस तरह का आपको एलएलबी कोर्स अवेलेबल करवाती है। देखो अगर एलएलबी की बात की करें बनारस यूनिवर्सिटी का तो मात्र इसमें जो वो है 2282, ठीक है, 2282 इसका फी स्ट्रक्चर है। और बात करें पेड सीट का, ठीक है, ये पेड सीट का है, तो पेड सीट का जो है 15,000 पर एनम है, 15,000 पर एनम। तो मैंने बताया 2282 सीट्स है 2200 फी है एलएलबी के लिए। ये जो फी है ये पर सेमेस्टर है, ठीक है, पर सेमेस्टर 2282 आपको लगेगा। लेकिन अगर आप पेड सीट से हैं तो आपको 15,000 बस एक बार ही देना होगा पूरे साल में, ठीक है। तो हर एक साल में आपको 15 करके 3 बार आपको पेड करना होगा। तो इस चीज को भी ध्यान रखना है। पर सेमेस्टर 2282 है और इसके अलावा 15,000 जो है वो पेड सीट के लिए है। पेड सीट क्या होता है मैं आगे चल के इसको भी आपको क्लियर करने वाला हूं। चलिए अब इसका हॉस्टल फैसिलिटी के बारे में जानते हैं। थोड़ी सी बनारस यूनिवर्सिटी में एक चीज ये प्रॉब्लम है कि यहां जो हॉस्टल है ये सिर्फ बॉयज के लिए है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉयज के लिए है, लेकिन एलएलबी वाले बच्चों के लिए सिर्फ ये बॉयज के लिए हॉस्टल अवेलेबल है, सिर्फ इसमें बॉयज है। जहां तक मैं जानता हूं सिर्फ बॉयज के लिए ही हॉस्टल है और बॉयज के लिए 3 हॉस्टल है। आप देख सकते हैं यहां पर 3 हॉस्टल है। पहला आपको BR अम्बेडकर हॉस्टल है, दूसरा आपको भगवान दास हॉस्टल है और तीसरा चाणक्य हॉस्टल है, ठीक है। और तीनों का फी के बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है। पर सेमेस्टर इसमें रहने का 4750 और भगवान दास में 4750 और चाणक्य में भी आपको कितना हो गया 5360। तो पर सेमेस्टर इतने कम फी में आप हॉस्टल में वहां रह सकते हैं। लेकिन हॉस्टल सभी बच्चे को नहीं मिलता है, जिनके मार्क्स अच्छे आते हैं वही बच्चे को वहां पर हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध होती है। यानी कि पर मंथ आपको 700 से 800 रुपया रहने के लिए आपको देना होगा, मात्र 800 रुपया। कहीं भी अगर बाहर में जाकर रूम लेकर रहोगे तो 4,000 3,000 से नीचे कहीं नहीं मिलेगा। और बनारस यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में अगर वेल क्वालिटी और वेल मेंटेन इन्वायरमेंट के साथ मात्र आप 700 से 800 रुपया पर मंथ देकर आप रह सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं इसका मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो सीबीटी मोड में होगा, जैसे कि आज के डेट में सारे एग्जाम्स ऑनलाइन ही हो रहे हैं और सीबीटी मोड में ही हो रहे हैं। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर की बात किया जाए तो इसका मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों होगा, यानी बाइलिंगुअल होगा, ठीक है। तो मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर को टेंशन नहीं लेना है, बाइलिंगुअल ही होने वाला है। और इस साल से ड्यू का जो पेपर होगा वो भी हो सके तो बाइलिंगुअल ही होने की बात है। अगर कोई स्टूडेंट्स ड्यू वाले हैं, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अभी तक उनके सिलेबस क्लियर नहीं है, तो फिलहाल आप इसी सिलेबस से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। मार्किंग स्कीम की बात किया जाए तो इसमें टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के होते हैं, टोटल 400 मार्क्स के क्वेश्चन हो गया। और एक क्वेश्चन को सही करने पे आपको 4 मार्क्स मिलेगा।
और गलत करने पर आपको 1 मार्क कट जाएगा, यानी कि इसमें निगेटिव मार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन सही करोगे तो आपको 4 मार्क्स मिलेगा और गलत करने पर आपके टोटल स्कोर से 1 मार्क्स कट जाएगा। और साथ ही साथ टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे जिसमें 400 मार्क्स टोटल होगा। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, हर एक जानकारी मैं दूंगा, छोटे से छोटे जानकारी आपको यहां पर उपलब्ध करवाने वाला हूं। अब इसके डिटेल सिलेबस के बारे में बात करते हैं, आखिर बच्चे पढ़े तो पढ़े क्या, पूरे डिटेल सिलेबस के साथ मैं बात करने वाला हूं। सबसे पहले बात कर देता हूं इंग्लिश का। ठीक है, इंग्लिश का तो इंग्लिश में आपको लैंग्वेज में 2 होगा, या तो हिंदी या इंग्लिश, कोई एक आपको चूज करना होगा। तो इंग्लिश में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो इंग्लिश ग्रामर पे आपको पकड़ होना चाहिए। एरर वगैरह आपने देखा हुआ इंग्लिश में होता है, वो एरर पे होगा। जंबल्ड पैराग्राफ, इसके अलावा आपको हो गए सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यहां से एकदम कंफर्म क्वेश्चन बनेंगे आपके। पैराग्राफ कंप्लीशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, साइनोएंटो और इडियम और फ्रेज, ये कम से कम आपको पर डे 10 के आसपास याद करना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, पर डे 10 अगर आप याद करते हैं तो आपका धीरे धीरे करके ये मजबूत हो जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम वाले होंगे, अगर हिंदी लैंग्वेज चूज करते हैं तो हिंदी व्याकरण पर उनका पकड़ होना चाहिए। अशुद्ध प्रयोग, ठीक है, परिच्छेद का उचित क्रम क्या होता है, ये सब आपको समझ लेना होगा। वाक्य शुद्धि, वाक्य परिकाष्ठ, पाठबोधन, वाक्य की पूर्णता, समानार्थी शब्द, मुहावरे एवं कहावतें, यानी जो भी स्टूडेंट्स ये चीज को समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे, उनको पता होगा। ठीक है, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स होंगे उनको जरूर इसके बारे में जानकारी होगी, तो आप उसको देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं जनरल नॉलेज और फिर जनरल अवेयरनेस। यहां से क्वेश्चन काफी आपको बनने की चांसेस है, यहां से क्वेश्चंस काफी मात्रा में बनेंगे। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, लिटरेचर। ठीक है, लिटरेचर में आपको हो गया कौन से बुक्स एंड ऑथर, इसमें बेसिकली यही बात की गई है। हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे आपको थोड़ा सा ज्यादा पकड़ होना चाहिए, ये भी बहुत डीप लेवल को नहीं, बस नॉर्मल, अगर लूसेंट वगैरह बुक्स अगर पढ़ लोगे तो वो आपके लिए काफी है। पर्सनालिटी, स्पोर्ट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स होंगे यहाँ पे। फिर आपको जियोग्राफी हो गए, ठीक है, और इसके बाद कल्चर। तो ये आपको जीके में पढ़ना है, यानी जीके ओवरऑल एवरीथिंग आपको पढ़ना है। एक पीसीएस लेवल का जीके नहीं, लेकिन नॉर्मल एसएससी लेवल का जो जीके होता है वो बेसिक तरीके से आप पढ़ना शुरू कर दे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको स्टार्ट करना होगा, हिस्ट्री वगैरह स्टार्ट करिए, धीरे धीरे आप शुरू करिए। पहले आप एंशिएंट स्टार्ट करिए, मॉडर्न स्टार्ट करिए, फिर मेडिएवल स्टार्ट करिए। ठीक है, धीरे धीरे करते हुए, बहुत ज्यादा डीप पे नहीं पढ़ना है, लेकिन पर डे टच में अगर रहोगे तो धीरे धीरे ये कंप्लीट हो जाएगा। मेरे द्वारा भी आपको यहाँ पर प्रिपरेशन करने में आपकी काफी ज्यादा हेल्प की जाएगी। ठीक है, करंट अफेयर्स क्लास को तो वो कंटिन्यू किया ही जाएगा, साथ ही साथ जीके जीएस पे भी कुछ पकड़ होंगे और कॉन्स्टिट्यूशन के क्लास भी मेरे द्वारा लिया जाएगा। लीगल के पोर्शन बनारस यूनिवर्सिटी में किसी भी तरह का नहीं है, तो इसको पूरे तरीके से हटा दिया गया है। हाँ, कंप्यूटर बेसिक्स से 10 से 15 क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछने की संभावना है। तो कंप्यूटर बेसिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो बहुत नॉर्मल पढ़ना है। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर एब्रिविएशन, कंप्यूटर शॉर्टकट, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, एमएस एसएस, एमएस आउटलुक, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, स्टोरेज डिवाइस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क, वेबसाइट, वेब ब्राउजर, कंप्यूटर वायरस और इंपॉर्टेंट कंप्यूटर रिलेटेड टर्म। यानी बहुत ज्यादा नहीं है, सिंपल तरीके से है। अगर इसको थोड़ा थोड़ा अगर सब तरह से देख लिया जाए तो ये कंप्लीट हो जाएगा। आप इसका हेल्प यूट्यूब से भी ले सकते हो, या फिर कोई स्पेशल इसके कंप्यूटर का जो बेसिक्स की किताब होते हैं उसका भी आप यूज करके पढ़ सकते हैं, या फिर क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के अगर कंप्यूटर किताब पढ़ लोगे तो ये तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं जनरल एप्टीट्यूड के बारे में। जनरल एप्टीट्यूड के बारे में बात किया जाए तो बात नहीं है। जनरल एप्टीट्यूड की बात करें तो जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो इसमें आपको क्लॉक है, ठीक है, अब मैं नाम बोल दे रहा हूं, क्लॉक है, कैलेंडर हो गया, एवरेज हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, यानी कि रीजनिंग और, ठीक है, ये बेसिकली एक क्वांट के सिलेबस है। ठीक है, ये क्वांट के सिलेबस है, लेकिन क्वांट के सिलेबस में क्लॉक और कैलेंडर को भी इंटर कर दिया गया है। तो बेसिकली ये रीजनिंग का सिलेबस है। तो क्वांट और रीजनिंग पे आपको ठीक ठाक पकड़ होना चाहिए। तो क्वांट में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो क्वांट में आप पढ़ सकते हैं सिंप्लीफिकेशन हो गया, ठीक है, एलसीएम एचसीएफ पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहां पर कुछ सिलेबस को मिस हो गया है तो मैं नाम बोल दे रहा हूं, उसको आप लोग ध्यान से सुन लेना। अगर लिखना चाहते हो तो उसे लिख भी सकते हो। क्लॉक, कैलेंडर, ये रीजनिंग का पार्ट हो गया। इसके अलावा एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, नंबर ऑफ एजेस, एजेस के क्वेश्चन जो होते हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न, टाइम एंड डिस्टेंस, स्टॉक एंड शेयर, डिस्काउंट,
ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, सेट्स एंड यूनियन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, एरिया और वॉल्यूम ऑफ सरफेस एरिया। यानी बेसिकली बात किया जाए तो पूरा सिंपल मैथमेटिक्स जो एसएससी लेवल का जो मैथमेटिक्स होता है, सीएचएसएल लेवल का, वो पूरा मैथमेटिक्स आपको पढ़ के जाना होगा। बिल्कुल डीप लेवल पे नहीं, लेकिन ठीक ठाक लेवल पर आपका पकड़ होना चाहिए। और सेम चीज वही रीजनिंग के लिए भी है। रीजनिंग भी बेसिकली आपको नॉर्मल तरीके से जो भी एसएससी लेवल का, सीएचएसएल का जो भी तैयारी करते होंगे उनको पता होगा, इस लेवल का आप उसको तैयार कर सकते हैं। तो ये रहा पूरा फुल फ्लेज बनारस यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। हर एक जानकारी मैंने आपको दे दिया है। अब बात रही इसके कटअप के बारे में कि इसकी कटअप कितनी जाती है। जैसे कटअप के बारे में बता दूं कि ये साल जो कटअप है वो 270 प्लस के आसपास अगर आप मार्क्स लेकर आते हैं, ठीक है, तो 270 प्लस के आसपास आप मार्क्स लेकर आते हैं तो आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। यानी कि आपको 65 to 70 क्वेश्चन, ठीक है, जनरल के लिए 270 है, ओबीसी के लिए 250 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 260 है, एससी के लिए 205 है, एसटी के लिए 160 और पेड सीट के लिए 255 है। अब पेड सीट क्या है, मैंने पहले बताया था कि पेड सीट के बारे में आपको बिल्कुल डिटेल से मैं बताने वाला हूं। तो हर एक बनारस यूनिवर्सिटी में एक ऐसा फैसिलिटी है कि अगर आपका एडमिशन नहीं होता है तो टोटल सीट्स का 10 से 15% वो लोग रिजर्व रखते हैं, जहां पर आपको मोटा पैसा देकर, ठीक है, एक्स्ट्रा पैसा देकर वहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन एक्स्ट्रा पैसा देकर हर एक व्यक्ति का नहीं हो सकता है। जिनके पेड सीट के अकॉर्डिंग भी मार्क्स अच्छे आ रहे होंगे उन्हीं को पेड सीट पर वहां पर बुलाया जाता है। तो थोड़े बहुत मार्क्स कम है तो मार्क्स को आप कंपनसेट कैसे कर सकते हो, पैसे देकर आप कंपनसेट कर सकते हो। तो इस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। यह है बनारस यूनिवर्सिटी का लॉ फैकल्टी है, बहुत अच्छा लॉ फैकल्टी है, बहुत पुराना, और यहाँ से अच्छे अच्छे अलुमनाई निकल कर आ चुके हैं। यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, हॉस्टल की फैसिलिटी काफी अच्छा है, मेडिकल फैसिलिटी भी आपको यहाँ पर अच्छे खासा मिल जाएगा। स्टूडेंट्स के लिए अलग से हेल्थ फैसिलिटी यहाँ पर रखा गया है। आपको यहाँ पर इन्वायरमेंट बहुत कूल मिलेगा, बहुत सिस्टमैटिक मिलेगा। गर्ल्स के लिए किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है, गर्ल्स सिस्टमैटिक तरीके से बहुत सेफ तरह यहाँ पर रहती है। तो आप इस कारण से बनारस यूनिवर्सिटी को ऑप्ट कर सकते हैं। और बनारस यूनिवर्सिटी हर एक बच्चे का ड्रीम होता है। तो कड़ी मेहनत करिए और शुरुआत करिए अपनी मेहनत का और लग जाइए। आपके पास समय कम है, मेरा काम था आपको सिलेबस बताना, आपको डिटेल देना, और आपको काम है पढ़ना।